हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल विजय की ओर पर। तो जैसा कि अपनी हिंदी कक्षाओं की श्रृंखला चल रही है और उसमें आज का जो अपना टॉपिक है वो है क्रिया का। क्रिया क्या चीज़ है? तो क्रिया सबसे पहले हमने जब पढ़ा था विकारी और अविकारी शब्द, तो हमने पढ़ा है कि विकारी शब्द कितने होते हैं? 4 होते हैं: संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया एंड विशेषण। तो हमारा क्रिया कैसा हो जाएगा? क्रिया हो जाएगा, क्रिया एक विकारी शब्द है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। क्रिया कैसा शब्द है? क्रिया एक विकारी शब्द है। क्रिया कैसा शब्द है? विकारी शब्द है, ठीक है ना, ध्यान रखना है। और विकारी शब्दों की संख्या कितनी होती है? 4 होती है: संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण, ठीक है ना, ये ध्यान रखना है। अगर इसकी परिभाषा की बात करें तो परिभाषा में हम क्या लिखेंगे कि ऐसे शब्द जिनसे कार्य के होने या न होने का बोध पाया जाता है। तो जिन शब्दों से कार्य के होने का बोध होता है, कार्य के होने का बोध होता है, क्रिया शब्द कहलाते हैं। क्रिया शब्द कहलाते हैं, ठीक है ना, ये हो गई अपनी छोटी सी परिभाषा। कहलाते हैं जिन शब्दों से कार्य के होने का बोध होता है क्या कहलाते हैं? क्रिया कहलाते हैं, ठीक है ना। तो ये चीज़ हो गई क्रिया। अब वो ध्यान रखना है कि क्रिया के कुछ रूप होते हैं, ठीक है ना, क्रिया के कुछ रूप। अब क्रिया के कौन कौन से रूप होते हैं? भेद अभी अपने पढ़ेंगे, तो सबसे पहले हम देख ले रहे हैं क्रिया के रूप, ठीक है ना। तो क्रिया का जो मूल रूप होता है नहीं, मूल धातु जो होती है, मूल धातु, संस्कृत में क्रिया को क्या बोलते हैं? धातु बोलते हैं, ठीक है ना। तो जो मूल धातु होती है वो क्या होती है? जैसे पढ़, ठीक है। अब पढ़ में प्लस हमने ना लगा दिया, इसमें क्या जोड़ दिया? ना। तो जब हम मूल धातु में ना जोड़ देते हैं तो क्या बन जाता है? क्रिया का सामान्य रूप बन जाता है, ठीक है ना। क्रिया का क्या रूप बन जाता है? सामान्य रूप। अगर मूल धातु में ना जोड़ देते हैं क्या बन जाता है? उसका क्रिया का सामान्य रूप बन जाता है। तो ये ध्यान रखना है थोड़ा सा। जैसे पढ़ में हम ना जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा? पढ़ना। तो ये क्या हो जाएगा? सामान्य रूप हो जाएगा। इसी तरह से इसका एक रूप होता है प्रेरणा अर्थक, ठीक है ना, प्रेरणा अर्थक। तो प्रेरणार्थक रूप कौन सा होगा? अगर हम जब क्रिया किसी दूसरे से कर रहे हैं, ठीक है ना, जैसे पढ़ाना, ठीक है, या फिर पढ़वाना, इसका ये तो हो जाएगा प्रथम प्रेरणार्थक। अगर इसका हम बनाए द्वितीय प्रेरणार्थक, ठीक है ना, द्वितीय प्रेरणा अर्थक, तो क्या बोल सकते हैं? इसे बोल सकते हैं पढ़वाना, ठीक है ना, पढ़वाना। तो ये प्रेरणार्थक रूप भी क्या हो जाता है? क्रिया का ही एक रूप होता है, ठीक है ना, ध्यान रखना। ऐसे ही एक एग्जाम्पल लें तो जैसे चल, ठीक है, इसमें ना धातु जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा? इसका सामान्य रूप बन जाएगा, क्या बन जाएगा? चलना। और अगर बात करें इसके प्रेरणार्थक रूप की तो क्या हो जाएगा? चलाना। और अगर इसका द्वितीय प्रेरणार्थक रूप देखेंगे तो क्या हो जाएगा? चलवाना, चलवाना, ठीक है ना, इस तरह से। तो ये क्रिया के क्या हो जाएंगे? कुछ रूप हो जाएंगे, ये ध्यान रखने हैं, ठीक है ना। यानी ये ध्यान रखना है कभी पेपर में क्वेश्चन अलग से आ जाए नोट करके कि भाई सामान्य क्रिया क्या होती है नहीं, और उसमें इस तरह से विकल्प दे रखे हों, तो हमें ध्यान रखना है अगर कोई भी धातु शब्द है, कोई भी धातु है और उसमें अगर हम ना जोड़ देते हैं तो ये क्या कहलाती है? ये कहलाती है सामान्य क्रिया, ठीक है ना, सामान्य क्रिया। धातु प्लस ना का रूप जो होता है वो क्या कहलाता है? सामान्य क्रिया कहलाता है, ठीक है ना। तो क्रिया समझ में आ गई होगी। यानी वह शब्द जो किसी कार्य का होना या करना बताते हैं क्या कहलाते हैं? क्रिया कहलाते हैं, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। क्रिया के भेद, अगर क्रिया के भेद की बात करें तो क्रिया के 2 भेद होते हैं, ठीक है ना। ये टेबल आप बनाना चाहो तो बना लेना। एक होती है रचना के आधार पर, ठीक है ना, रचना के आधार पर, और एक होती है क्रम के आधार पर, ठीक है ना, क्रम के आधार पर। तो ये 2 प्रकार की क्रिया है, एक तो है रचना के आधार पर, ठीक है, और दूसरी क्रिया कौन सी है? क्रम के आधार पर होती है। क्रम के आधार पर 2 प्रकार की होती हैं, ठीक है ना। क्रम के आधार पर क्रियाएं
दो प्रकार की होती हैं। एक तो अकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया, और दूसरी होती है सकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया। और रचना के आधार पर एक होती है सामान्य क्रिया, दूसरी होती है संयुक्त क्रिया, तीसरी होती है नाम धातु क्रिया, है ना, चौथी होती है कृदंत क्रिया, पांचवी होती है क्रिया अर्थक, क्रिया अर्थक क्रिया या फिर क्रिया अर्थक संज्ञा। क्रिया अर्थक संज्ञा, प्रेरणा अर्थक क्रिया। अभी इन क्रियाओं को सभी को हम बार बार से पढ़ेंगे बारी बारी से कि भी कौन सी कैसी क्रिया होती है। इसके बाद में प्रेरणार्थक के बाद में होती है पूर्वकालिक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया। इसी तरह से पूर्वकालिक क्रिया के बाद में होती है सहायक क्रिया, सहायक क्रिया। इसी तरह से सहायक क्रिया को अपूर्ण क्रिया भी बोलते हैं, ठीक है ना, ये ध्यान रखना है, अपूर्ण क्रिया। इसी तरह से अगर बात करें सजातीय क्रिया, सजातीय क्रिया। अगर बात करें अनुकरणात्मक क्रिया, अनुकरणात्मक क्रिया, अनुकरणात्मक क्रिया। इसी के बाद में होती है रंजक क्रिया। कौन सी होती है? रंजक क्रिया। अगर काउंटिंग करें इनकी तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। तो हमें इसमें 11 क्रियाएं पढ़नी है, ठीक है ना। रचना के आधार पर कितनी क्रियाएं पढ़नी है? 11। वैसे रचना के आधार पर इनके भेद स्पष्ट नहीं है, तो ये ध्यान रखना है। तो हमें बस कितनी पढ़नी है? इसमें 11 प्रकार की क्रियाएं पढ़नी है, ठीक है ना। तो अब इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे? सबसे पहले रचना के आधार पर ये 11 जो क्रियाएं मैंने नाम लिखे हैं, 11 क्रियाओं को एक एक करके देख ले रहे हैं, ठीक है ना। फिर पढ़ेंगे क्रम के आधार पर अकर्मक और असकर्मक, ठीक है ना। तो ध्यान रखना है, सबसे पहले हम क्या हेडिंग डालेंगे? सामान्य क्रिया। तो अब पढ़ते हैं अपने सामान्य क्रिया को। सामान्य क्रिया, सामान्य क्रिया का मतलब क्या है कि एक क्रिया, अगर किसी वाक्य में एक क्रिया का प्रयोग हो रहा है, अगर वाक्य में एक ही कार्य दे रखा है, ठीक है ना, एक ही कार्य का इस्तेमाल हुआ है और एक ही क्रिया का इस्तेमाल किया गया है, तो वो क्रिया कैसी कहलाएगी? सामान्य क्रिया कहलाएगी, ठीक है ना। ये ध्यान रखना है। आप आइए, एक क्रिया है, पिताजी ने पत्र लिखा, एक क्रिया है, राम बाजार गया, एक क्रिया का इस्तेमाल हुआ, इस वजह से क्या है? सामान्य क्रिया का एग्जाम्पल हो जाएगा। तो दूसरी क्रिया हो जाएगी संयुक्त क्रिया, ठीक है ना। क्या हो जाएगी? संयुक्त क्रिया। तो जैसा कि सामान्य क्रिया थी कि वाक्य में अगर एक ही क्रिया हुई है तो क्या कहलाएगी? सामान्य क्रिया कहलाएगी। इसी तरह से संयुक्त क्रिया क्या होती है? संयुक्त क्रिया होती है जब वाक्य में एक से ज्यादा, ठीक है ना, 2 या 2 से ज्यादा, ऐसे कह सकते हैं नहीं, जब वाक्य में 2 या 2 से ज्यादा, 2 या 2 से ज्यादा क्रिया का प्रयोग हो, ठीक है ना। जब वाक्य में 2 या 2 से ज्यादा क्रिया का प्रयोग हो तो कैसी क्रिया कहलाएगी? संयुक्त क्रिया कहलाएगी। या फिर हम ऐसे कह सकते हैं कि एक तो कार्य हो, ठीक है ना, एक कार्य दिया हो, एक कार्य हो और एक से अधिक क्रिया हो, है ना, या फिर 2 या 2 से अधिक क्रिया दे रखी हो, ठीक है ना, 2 या 2 से अधिक, 2 या 2 से अधिक क्या हो? क्रिया हो। तो ऐसे वाक्य या 2 या 2 से अधिक क्रिया हो, एक कार्य हो, 2 या 2 से अधिक क्रिया हो, या फिर वाक्य में 2 या 2 से ज़्यादा क्रिया हो, तो कैसी कहलाएगी? संयुक्त क्रिया कहलाएगी, ठीक है ना। चलो इसके एग्जाम्पल लिखते हैं। इसके एग्जाम्पल जितने भी ज़्यादातर हम इस्तेमाल करते हैं वो कौन से करते हैं? संयुक्त क्रिया का ही। जैसे राम खाना बना रहा है, राम खाना
बना रहा है, ठीक है ना। ऐसे ही और भी एग्जाम्पल दे सकते हैं, वह आगरा गया है। तो ये कैसे एग्जाम्पल हो जाएंगे, संयुक्त क्रिया के, ठीक है। देखो, एक तो मेन क्रिया होगी गया, एक ये होगी सहायक क्रिया। इसी तरह से बना, बनाना क्या होगी एक क्रिया, और रहा और है ये सब क्या हो जाएंगे, इसकी सहायक क्रिया हो जाएंगी। तो इस तरह से संयुक्त क्रिया में दो या दो से ज़्यादा क्रियाओं का प्रयोग होता है, ठीक है ना। अब ये ध्यान रखना है, संयुक्त क्रिया जो होती हैं कितने प्रकार की होती हैं, यानी संयुक्त क्रियाएं, संयुक्त क्रियाएं कितने प्रकार की होती हैं, ये ध्यान रखना है। संयुक्त क्रियाएं होती हैं 11 प्रकार की, यानी संयुक्त क्रियाओं के फिर से कितने भेद हैं, 11 भेद हैं, वो ध्यान रखना है। यानी हम संयुक्त क्रियाएं 11 तरीके से पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। अब जैसे कि एग्जाम्पल लेते हैं, पहली जो क्रिया होगी संयुक्त क्रिया में वो होगी आरंभ बोधक। कौन सी क्रिया हो जाएगी, आरंभ बोधक, आरंभ बोधक क्रिया, आरंभ बोधक क्रिया। आरंभ बोधक क्रिया कौन सी होगी, इससे क्या पता चलेगा, सीधा सा इसके नाम से स्पष्ट है कि कार्य के आरंभ होने का बोध होगा, कार्य के आरंभ होने का, कार्य के आरंभ होने का बोध होता है। तो ऐसी क्रिया क्या कहलाएगी, आरंभ बोधक क्रिया कहलाएगी। इसके देखो एग्जाम्पल करते हैं, जैसे वर्षा होने लगी, ठीक है ना, वर्षा होने लगी। अब इससे क्या हो रहा है, कार्य के आरंभ होने का बोध हो रहा है नहीं। इसी तरह से हम और एग्जाम्पल ले सकते हैं, ठीक है, राधा नाचने लगी, राधा नाचने लगी। इसी तरह से और एग्जाम्पल लिखें तो मोर गाने लगा। तो इसमें कैसी क्रिया आएंगी, जिसमें आरंभ का बोध होगा, यानी कार्य के आरंभ होने का बोध होगा। तो ऐसी क्रिया कहलाएंगे आरंभ बोधक। ये हो जाएगा संयुक्त क्रिया का पहला प्रकार। इसी तरह से दूसरी क्रिया कौन सी होगी, तो दूसरी होगी आरंभ, दूसरी ले लेना है समाप्ति बोधक, समाप्ति बोधक, ठीक है ना, समाप्ति बोधक क्रिया। अब समाप्ति बोधक क्रिया से क्या होगा, समाप्ति बोधक क्रिया से क्या होगा, कार्य के समाप्त होने का बोध होगा, ठीक है ना। इससे क्या होगा, कार्य के समाप्त होने का बोध, कार्य के समाप्त होने का बोध, कार्य के समाप्त होने का बोध। जैसे एग्जाम्पल इसके, ठीक है, एग्जाम्पल थोड़े से याद रखने हैं आपको। जैसे राम सो चुका है, ठीक है, राम सो चुका है। इसी तरह से वह खाना खा चुका है, वह खाना खा चुका है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे क्या पता चल रहा है, कार्य के समाप्त होने का बोध हो रहा है, ठीक है ना। तो ये क्रियाएं कैसी हो जाएंगी, राम सो चुका है लगभग समाप्ति की पूर्ण है, संयुक्त है लेकिन कैसी है, समाप्ति बोधक है, ठीक है ना, ध्यान रखना है। इसी तरह से अगर बात करें सी, इसी के भेद की सी की, तो अवकाश बोधक क्रिया, ठीक है ना। तो अब थोड़े से इनके एग्जाम्पल लिख रहे हैं, परिभाषा वगैरह न करेंगे। अविकाश बोधक क्रिया, अविकाश बोधक क्रिया। अवकाश बोधक जो क्रिया है वो भी इसी का ही रूप है, ठीक है ना। इसमें क्या हो जाएगा, किसी कार्य का थोड़ा सा मुश्किल सा होना पाया जाएगा, ठीक है ना। जैसे एग्जाम्पल इसका बताएं तो क्या हो जाएगा, वह मुश्किल से खड़ा हो पाया, ठीक है ना, वह मुश्किल से चल पाया है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे थोड़ी सी क्रिया होने में परेशानी महसूस हो रही है, ठीक है ना। क्रिया थोड़ा सा दिक्कत से हो रही है, मतलब थोड़ी सी परेशानी अगर होगी तो वहाँ पे क्या होगा, अवकाश बोधक क्रिया। जैसे और एग्जाम्पल है इसका, वह बड़ी मेहनत से, वह बड़ी मेहनत से जीत पाया,
ठीक है ना, वह बड़ी मेहनत से जीत पाया है। तो ये हो जाएगी अवकाश बोधक क्रिया। इसी का जो चौथा रूप है वो है अनुमति कारक, अनुमति कारक या अनुमति बोधक क्रिया। अनुमति बोधक, अनुमति बोधक क्रिया कौन सी होगी? इसमें किसी की अनुमति की बात हो रही है नहीं, तो अनुमति कैसे, जैसे उसे पढ़ने दो, ठीक है ना, उसे पढ़ने दो, ठीक है ना, राम को जाने दो, राम को जाने दो। तो ये क्रियाएं कैसी हैं? जिसमें अनुमति मांगी जा रही है किसी काम को अनुमति करने के लिए, ठीक है ना, अनुमति करने के लिए प्रेरित हो रही है। तो उसे पढ़ने दो अनुमति बोधक है, राम को जाने दो यहाँ पे भी क्या है? अनुमति बोधक है, अनुमति मांगी जा रही है, ठीक है ना, अनुमति मांगी जा रही है। तो इस तरह से इसका पांचवा जो रूप हो जाएगा वो हो जाएगा नित्यता बोधक, नित्यता बोधक, नित्यता बोधक। नित्यता बोधक क्रिया कौन सी होगी? जिसमें हमेशा कार्य का लगातार होना पाया जाएगा, ठीक है ना, जिसमें नित्यता का बोध होगा। एग्जाम्पल कौन सा होगा? एग्जाम्पल आपको ध्यान रखना है, जैसे राम खाना खा रहा है, ठीक है ना, राम खाना खा रहा है, तो इसमें कार्य का जारी होना पाया जाएगा, ठीक है ना। इसी तरह से वर्षा हो रही है, वर्षा हो रही है, हो रही है, पानी बह रहा है, ठीक है ना, राधा रो रही है। इस तरह से ये नित्यता बोधक हो जाएगा। इसी तरह से अगर इसके अगले रूप की बात करें छठे की, तो हो जाएगा निश्चय बोधक, ठीक है ना। अगला रूप क्या हो जाएगा इसका? निश्चय बोधक, निश्चय बोधक रूप। निश्चय बोधक में क्या होगा? इससे निश्चितता का बोध होगा, ठीक है ना, जैसे मैं चाय अवश्य, मैं चाय अवश्य बना रहा हूँ, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या होगा? एक निश्चितता का बोध होगा। इसी तरह से और भी एग्जाम्पल हम बता सकते हैं इसमें कि वह खाना जरूर खा रहा है, ठीक है ना, वह खाना जरूर खा रहा है। इससे अगला नेक्स्ट टाइप कौन सा हो जाएगा? सातवां। तो वो कौन सा हो जाएगा? आवश्यकता बोधक, आवश्यकता बोधक, आवश्यकता बोधक। तो आवश्यकता बोधक कौन सा रूप हो जाएगा? आवश्यकता बोधक हो जाएगा जिसमें किसी चीज की जरूरत होगी, यानी आवश्यकता की जरूरत होगी। तो इसके भी डायरेक्ट एग्जाम्पल लिख लेना है, जैसे, ठीक है ना, जिस तरह से एग्जाम्पल इसका क्या हो जाएगा, जैसे यूपीपी, यूपीपी में भर्ती होने के लिए, यूपीपी में भर्ती होने के लिए मेहनत करनी होगी, यानी मेहनत करनी होगी। तो इस तरह का जो एग्जाम्पल हो जाएगा वो किस में हो जाएगा? आवश्यकता बोधक में हो जाएगा। अगर बात करें इससे अगली टाइप की, तो हो जाएगा ये 8वें नंबर की हो जाएगी एच, और ये हो जाएगी इच्छा बोधक, ठीक है ना, इच्छा बोधक क्रिया। इच्छा बोधक क्रिया कौन सी होगी? इसमें इच्छा की, मतलब इच्छा का बोध होगा, यानी किसी चीज की कामना का बोध होगा। जैसे मैं पढ़ना चाहता हूँ, ठीक है, मैं पढ़ना चाहता हूँ। तो यहाँ पे क्या हो रही है? किसी कामना या फिर किसी इच्छा का बोध हो रहा है, ठीक है ना। आप खेलना चाहते हो, खेलना चाहते हो, तो ये सब हो जाएंगे इच्छाएं, ठीक है ना। तो यहाँ से इच्छा का बोध हो रहा है। और आई नंबर पे कौन सी होगी? अभ्यास बोधक, अभ्यास बोधक संयुक्त क्रिया, अभ्यास बोधक संयुक्त क्रिया, ठीक है ना, संयुक्त क्रिया। इसमें क्या होगा? सीधा इसके नाम से पता है कि वह इसमें अभ्यास की बात हो रही है, ठीक है ना। तो इसका एग्जाम्पल देखते हैं।
अभ्यास मतलब वह रुला सकता है, वह रुला सकता है। ये क्या हो गया? एक अभ्यास, यानी अभ्यास का बोध करा रही है। यानी राजू आपको पढ़ा सकता है, पढ़ा सकता है। तो ऐसी क्रियाएं क्या हो जाएंगी? अभ्यास बोधक क्रिया हो जाएंगी। ठीक है ना। इसी तरह से अगर बात करें, इसका जो अगला रूप है वो है जे, यानी 10 नंबर की क्रिया। ये हो जाएगी शक्ति बोधक। ठीक है ना, शक्ति बोधक, शक्ति बोधक क्रिया। शक्ति बोधक क्रिया कौन सी होगी? इससे शक्ति का पता चलेगा। यानी इसके एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे वह दौड़ सकता है। ठीक है ना, दौड़ सकता है मतलब इससे उसकी क्षमता का पता चलेगा, कार्य क्षमता का। इसी तरह से और एग्जाम्पल लिखें तो राम तेजी से भाग सकता है। तो ये क्या पता चल रही है? उसकी सामर्थ्य को दिखाएगी, भाग सकता है। तो ये हो जाएंगे शक्ति बोधक के एग्जाम्पल। इसका अगर लास्ट पार्ट की बात करें तो वो हो जाएगा पुनरुक्त बोधक। ठीक है ना, क्या हो जाएगा? पुनरुक्त बोधक। इसके नाम से स्पष्ट है, पुनरुक्त मतलब पुनरुक्ति की बात हो रही है। जैसे इसका एग्जाम्पल अगर बात करें, एग्जाम्पल तो एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे तुम खाते पीते रहा करो, तुम खाते पीते रहा करो। तो ये किसका एग्जाम्पल हो जाएगा? पुनरुक्त बोधक क्रिया का। ठीक है ना। इसी तरह से और वह हमेशा हंसता खेलता रहता है। ठीक है ना, हंसता खेलता रहता है। तो ये हो जाएंगे पुनरुक्त बोधक क्रिया। इस तरह से अपनी जो संयुक्त क्रिया थी उसके ये 11 प्रकार दे रखे हैं। ठीक है ना, तो ये ध्यान रखना है। इसी तरह से अगर बात करें, अब नंबर आएगा तीसरी क्रिया का। ठीक है ना, नाम धातु क्रिया। नाम धातु क्रिया। ठीक है ना, तीसरा जो अपना प्रकार है। ठीक है ना, पहली हो गई सामान्य क्रिया, दूसरी हो गई संयुक्त क्रिया, और तीसरी कौन सी है? नाम धातु क्रिया। अच्छा, नाम धातु क्रिया कौन सी होती है? तो ये इंपॉर्टेंट, ठीक है ना, पेपर के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये आती है। नाम धातु क्रिया क्या होता है? मतलब ऐसी क्रिया जो या तो संज्ञा शब्द से बने, या सर्वनाम शब्द से बने, या फिर विशेषण से। तो ऐसी क्रिया क्या कहलाएगी? नाम धातु। ठीक है ना, ये बस इतना ही ध्यान रखना है कि या तो संज्ञा या सर्वनाम, संज्ञा सर्वनाम अथवा विशेषण। ठीक है ना, संज्ञा सर्वनाम विशेषण शब्दों से बनने वाली क्रिया, बनने वाली क्रिया क्या कहलाएगी? नाम धातु। है नी, एग्जाम्पल बताता हूँ मैं। जैसे मान लो कोई संज्ञा शब्द है, जैसे अपना संज्ञा शब्द ले लिया हाथ। ठीक है, हाथ क्या है? एक संज्ञा, और संज्ञा से हमें बनानी क्रिया, तो क्या बन जाएगा? हथियाना। तो हथियाना जो क्रिया हो जाएगी वो कैसी हो जाएगी? वो हो जाएगी नाम धातु। ठीक है ना। इसी तरह से एक एग्जाम्पल ले लेते हैं सर्वनाम का। जैसे मान लो मैंने एक एग्जाम्पल ले लिया अपना। अपना क्या है? सर्वनाम, सर्वनाम। और अगर हमें इससे क्रिया बनानी है तो क्या बन जाएगी? अपनाना। तो अपनाना क्या हो जाएगा? नाम धातु क्रिया। ठीक है ना। इसी तरह से एक एग्जाम्पल ले लेते हैं विशेषण का। ठीक है ना, जैसे मान लो चिकना। जैसे एग्जाम्पल हो जाएगा चिकना। चिकना क्या है? विशेषण। अगर इससे कोई क्रिया बनाएंगे तो क्या बनेगी? चिकनाना, चिकनाना। तो ये जो हो गई क्रिया तीन, ये कैसी है? संज्ञा से बने, या सर्वनाम से बने, या विशेषण से। तो ये सब क्रियाएं क्या कहलाएंगे? ये सब एग्जाम्पल हो जाएंगे हमारी नाम धातु क्रिया के। ठीक है ना, तो ये ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है काफ़ी। इसी तरह से इसका जो चौथा अगला रूप है, चौथी क्रिया जो है अपनी, वो है अपनी कृदंत क्रिया। ठीक है ना, कृदंत क्रिया। कृदंत क्रिया, कृदंत क्रिया भी इम्पोर्टेंट है नी, ये भी इम्पोर्टेंट है कृदंत क्रिया। कृदंत क्रिया क्या होगी?
जैसे हमने पढ़ा नाम धातु क्रिया को कि भाई संज्ञा सर्वनाम या विशेषण शब्दों से बनने वाली क्रिया नाम धातु कहलाती है। इसी तरह से कृदंत क्रिया वो होगी जो क्रिया शब्दों से बनेगी, ठीक है ना। यानी क्रिया शब्द से, क्रिया शब्दों से, क्रिया शब्दों से क्रिया बनना, यानी क्रिया से ही क्रिया बनना, वो कहलाएंगे कृदंत। और ऐसे शब्द कहलाते हैं कृदंत शब्द कहलाते हैं, ठीक है ना, ध्यान रखना। जैसे हमारे एग्जाम्पल इसमें लिख रहे हैं, जैसे मान लो हमारा एक क्रिया है, धातु है चल, इसमें लगा दिया मैंने ना प्रत्यय, तो क्या बन जाएगी चल ना। तो ये किससे बनी है, क्रिया से बनी है, यानी धातु से बनी है, तो ये कहलाएगी कृदंत क्रिया, ठीक है ना। इस तरह से बहुत सारे एग्जाम्पल लिख सकते हैं हम। ऐसी पढ़, ठीक है, पढ़ में हम ना प्रत्यय लगाते हैं तो क्या बन जाएगा पढ़ना, तो पढ़ना क्या हो जाएगी हमारी कृदंत क्रिया हो जाएगी, ठीक है ना। तो ये सिंपल है, आराम से ध्यान रखना। इसी तरह से अगर बात करें पांचवी क्रिया की, तो पांचवी क्रिया है अपनी कृदंत क्रिया के बाद में पांचवी क्रिया कौन सी आएगी, क्रिया अर्थक क्रिया, क्रिया अर्थक, क्रिया अर्थक क्रिया, ठीक है ना। क्रिया अर्थक या क्रिया अर्थक संज्ञा, ठीक है ना, क्रिया अर्थक संज्ञा भी बोल सकते हैं, क्रिया अर्थक संज्ञा। यानी ये एक तरह से क्रिया जो आएगी उस संज्ञा के तौर पर आएगी। नहीं, जैसे एग्जाम्पल की बात करें, अगर इसका एग्जाम्पल लिखें तो इसका एग्जाम्पल होगा देश के लिए मरना अच्छी बात है, देश के लिए मरना अच्छी बात है, या फिर गर्व की बात है, गर्व की बात है। या फिर ऐसे लिख सकते हैं, तो देखो देश के लिए मरना, ये क्या आ गई, मरना क्रिया आई है, लेकिन ये क्रिया ना है यहाँ पे, ठीक है ना। ये किस तरह से आई है, संज्ञा के तौर पर आई है, यानी संज्ञा के तौर पर क्रिया का इस्तेमाल किया गया है, तो यहाँ पे हो जाएगी क्रिया अर्थक क्रिया, ठीक है ना। एक एग्जाम्पल और लेते हैं, जैसे मान लो इस तरह से लिख सकते हैं दूसरों पर हंसना, यानी दूसरों पर हंसना, या दूसरों पर हंसना, या दूसरों की मजाक बनाना, दूसरों पर हंसना अच्छी बात नहीं है, ठीक है ना, अच्छी बात नहीं है। तो ये जो एग्जाम्पल हो जाएगा ये हो जाएंगे क्रिया अर्थक क्रिया का। नहीं, क्रिया कैसे आई है, ये आई है हंसना, तो किस तरह से आई है, संज्ञा के तौर पर दूसरों पर हंसना, ये यहाँ तक एक उपवाक्य बन जाएगा, अच्छी बात नहीं है, तो इस तरह से ध्यान रखना है। तो ये एग्जाम्पल हो जाएंगे क्रिया अर्थक क्रिया के। अगर बात करें इसके छठे रूप की, तो छठा रूप है इसका प्रेरणार्थक क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, ये क्रिया भी इम्पोर्टेंट है, प्रेरणार्थक क्रिया, तो इसे भी आप जरूर देख के जाना है, ठीक है ना। प्रेरणार्थक क्रिया क्या होगी, जब कर्ता स्वयं कार्य न करके दूसरों से कार्य करवाता है, ठीक है ना, जब कर्ता स्वयं कार्य ना करके, स्वयं कार्य, जब कर्ता स्वयं कार्य ना करके, स्वयं कार्य ना करके दूसरे से या दूसरों से कार्य कराता है, कार्य करवाए, ठीक है ना, इस तरह से लिखना है। जब कर्ता स्वयं कार्य न करके दूसरों से कार्य करवाए तो ऐसी क्रिया कहलाती है प्रेरणार्थक क्रिया कहलाती है, ठीक है ना। अब देखो इसके एग्जाम्पल देखते हैं, ये भी क्रिया इंपॉर्टेंट है, इसके भी एग्जाम्पल पूछे जाते हैं, ठीक है ना। जैसे राम अपना कार्य अपनी बहन से करा लेता है, ठीक है ना, करा लेता है, करवा लेता है, ठीक है ना। तो ये जो क्रिया हो जाएगी, करवा लिख लो, नहीं करवा लेता है, तो ये क्रिया जो हो जाएगी वो कैसी हो जाएगी, प्रेरणार्थक क्रिया हो जाएगी, ठीक है ना। इसी तरह से धोबी अपने कपड़े, धोबी अपने कपड़े अन्य से धुलवा लेता है, ठीक है ना, धुलवा लेता है। तो ये कैसे एग्जाम्पल हो जाएंगे, प्रेरणार्थक क्रिया के, ठीक है ना। बहुत सारे इसके तरह के एग्जाम्पल, ये ध्यान रखना है कि कर्ता स्वयं कार्य न करके किसी दूसरे से कार्य करवाएगा, तब कौन सी क्रिया होगी अपनी प्रेरणार्थक।
इसी तरह से अगर सातवीं क्रिया की बात करें तो सातवीं क्रिया कौन सी है? पूर्वकालिक क्रिया। पूर्वकालिक क्रिया। पूर्वकालिक जैसा कि इसके नाम से क्लियर है कि एक क्रिया पहले ही खत्म हो जाएगी और दूसरी क्रिया बाद में शुरू होगी, ठीक है ना। तो इसमें इसकी परिभाषा कैसे लिख सकते हैं? इसकी परिभाषा लिख सकते हैं, ठीक है ना, कि जब कर्ता एक क्रिया को समाप्त करके दूसरी क्रिया प्रारंभ करता है, पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है, ठीक है ना। या फिर हम कह सकते हैं कि जब दो वाक्य में एक क्रिया पहले ही खत्म हो रही हो और दूसरी क्रिया शुरू हो रही हो तो क्या हो जाएगी? पूर्वकालिक। या फिर एक मुख्य जो क्रिया हुई उससे पहले एक क्रिया खत्म हो जाए तो वहाँ पे भी क्या होगी? पूर्वकालिक क्रिया होगी। इसके एग्जाम्पल देखते हैं। तो इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे जैसे वह खाना खाकर घूमने जाएगा। तो हम इसमें कह सकते हैं कि एक काम पहले होगा, खाना खाने का काम पहले होगा और घूमने का काम बाद में होगा। तो एक क्रिया पहले खत्म हो जाएगी, खाना खाकर फिर घूमने जाएगा। तो ऐसे एग्जाम्पल जो होंगे वो किसके होंगे? पूर्वकालिक क्रिया के, ठीक है ना। और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं कि वह नाश्ता करके विद्यालय जाएगा, ठीक है ना। वह नाश्ता करके विद्यालय जाएगा। तो ये सब एग्जाम्पल हो जाएंगे पूर्वकालिक क्रिया के। इसी तरह से अगर आठवीं क्रिया की बात करें तो हो जाएगी अपनी सहायक क्रिया या फिर इसे बोलते हैं अपूर्ण क्रिया। सहायक क्रिया या फिर अपूर्ण क्रिया, ठीक है ना। सहायक क्रिया अपूर्ण क्रिया होगी जिससे वाक्य का अर्थ स्पष्ट न हो, जिससे वाक्य का अर्थ स्पष्ट न हो, वो क्रिया कैसी कहलाएगी? सहायक क्रिया कहलाएगी। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें जैसे गांधी जी थे, ठीक है ना। अब इस वाक्य में केवल एक सहायक क्रिया का इस्तेमाल हुआ है। इस वाक्य के अगर अर्थ की बात करें तो अर्थ कैसा है? स्पष्ट नहीं है, अपूर्ण अर्थ है। अपूर्ण अर्थ कैसे कि गांधी जी थे। अब गांधी जी कौन थे? राष्ट्रपिता थे, लेखक थे, टीचर थे, अध्यापक थे, कुछ नहीं पता है। तो इस तरह से गांधी जी थे, बस इससे वाक्य का अर्थ अधूरा है। तो इसी वजह से इस तरह के वाक्य अगर आएंगे तो वो क्या हो जाएगी? सहायक क्रिया, ठीक है। जैसे एक एग्जाम्पल में लिखूँ, मैं हूँ, ठीक है, मैं हूँ, यूट्यूबर हूँ, अध्यापक हूँ, ठीक है, डॉक्टर हूँ। इस तरह से ये कुछ भी अर्थ इसका स्पष्ट न है तो ये वाक्य भी क्या हो जाएगा? सहायक क्रिया वाला, ठीक है ना। इसी तरह से अगर बात करें 9th नंबर की जो क्रिया हो जाएगी वो हो जाएगी अपनी सजातीय क्रिया, ठीक है ना। सजातीय क्रिया कौन सी हो जाएगी? यदि किसी वाक्य में क्रम व क्रिया दोनों समान धातु से बने हों। तो इसकी परिभाषा कैसे लिखेंगे? यदि किसी वाक्य में क्रम व क्रिया दोनों समान धातु से बने हों, ठीक है ना। अगर दोनों समान धातु से बने होंगे तो क्या होगी? सजातीय क्रिया होगी, ठीक है ना। एग्जाम्पल जैसे, ठीक है, एग्जाम्पल लेते हैं जैसे राम ने खाना खाया। अब इसमें देखो कर्म जो है वो खा धातु से है और खाया क्रिया भी किससे? खा धातु से। तो इस तरह से यहाँ पे क्या हो जाएगी? सजातीय क्रिया का एग्जाम्पल हो जाएगा। इसी तरह से अगर आगे एग्जाम्पल है राम ने लड़ाई लड़ी। अगर इस वाक्य की बात करें तो इसमें क्या है? कर्म क्या है? लड़ाई है और क्रिया क्या है? लड़ी।
दोनों किससे धातु से बने, लट धातु से। इस तरह से यहाँ पे भी हमारी क्या हो जाएगी, सजातीय क्रिया हो जाएगी, ठीक है ना। तो ये हो जाएंगे एग्जाम्पल सजातीय क्रिया का। अगर 10 नंबर की क्रिया की बात करें, 10 नंबर की क्रिया है अनुकरणात्मक क्रिया। अनुकरणात्मक क्रिया, अनुकरणात्मक क्रिया। अनुकरणात्मक क्रिया मतलब ऐसी क्रियाएं जो ध्वनि के अनुकरण, जो ध्वनि के अनुकरण पर बनी होती हैं, यानी किसी साउंड का बोध करेंगी। ऐसी क्रियाएं जो ध्वनि के अनुकरण पर या फिर ध्वनि का बोध कराती हैं, वो क्या कहलाएंगी, अनुकरणात्मक क्रिया कहलाएंगी। एग्जाम्पल की अगर बात करें तो जैसे भिन्न भिनाना, ठीक है, ये भी क्या है, एक साउंड है, भिन्न भिनाना। इसी तरह से हिन हिनाना, तो ये सब कैसे एग्जाम्पल हो जाएंगे, ध्वनि के। इसी तरह से खटखटाना, इसी तरह से चहचहाना, तो ये सब किसके एग्जाम्पल हो जाएंगे, ये सब एग्जाम्पल हो जाएंगे अनुकरणात्मक क्रिया के। जैसे पक्षी चहचहा रहे हैं, ठीक है ना, तो इस तरह के वाक्य में किस में होगा, ध्वनि का बोध होगा। तो ध्वनि का बोध कराने वाली क्रिया कैसे हो जाएगी, अनुकरणात्मक। अब अपनी अंतिम क्रिया बची है इसमें, अंतिम क्रिया यानी 11वें नंबर की। 11वें नंबर की क्रिया कौन सी है, रंजक क्रिया। रंजक क्रिया कौन सी होती है, तो इसमें हम लिखेंगे कि दो क्रियाओं के मिश्रण से बनी क्रिया है, नहीं, दो क्रियाओं के मिश्रण से बनी क्रिया क्या कहलाती है, रंजक क्रिया कहलाती है। दो क्रियाओं के मिश्रण से बनी क्रिया रंजक क्रिया कहलाती है, ठीक है ना। इसके एग्जाम्पल देख ले रहे हैं, जैसे एग्जाम्पल होगा रो उठना, ठीक है, इसमें दो क्रिया हो गई, रो उठना, रोना अलग क्रिया हो गई और उठना अलग क्रिया होगी, तो ये क्या होगी, दो क्रियाओं का मिश्रण, तो हो जाएगा रंजक क्रिया। इसी तरह से मार डालना, ठीक है, मार डालना, डालना अलग है और मार अलग है, तो मार डालना दोनों मिलकर क्या हो जाएंगे, रंजक क्रिया। इसी तरह से काट फेंकना, तो ये भी क्या हो जाएंगे, रंजक क्रिया के एग्जाम्पल हो जाएंगे, ठीक है ना। तो इस तरह से ये अपनी रचना के आधार पर 11 प्रकार की क्रियाएं हो गई हैं। तो आपको इन क्रियाओं को सही तरीके से आप एक तरफ से आप पढ़ लें तो आपकी सारी की सारी क्रियाएं क्लियर हो जाएंगी, ठीक है ना। अब ये वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इस वजह से ये इस क्रिया का जो दूसरा जो पार्ट रह गया है कि भी क्रम के आधार पर अकर्मक और सकर्मक दो क्रियाएं रह गई हैं, तो उसे अपने पढ़ेंगे दूसरे पार्ट में। तो इसी के साथ आज की अपनी क्लास यहीं पे एंड करते हैं और मिलते हैं आपसे दूसरी क्लास में जल्दी ही।